गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम कंटिन्यू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एप्लीकेशंस हम लोग देख रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट में, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर देता हूं। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्रेरणिक प्रभाव के एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये देखा, आई से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने इसके एप्लीकेशंस को भी स्टार्ट कर लिया था। एप्लीकेशंस के अंदर हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पिछले वीडियो में देख लिया, पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। दूसरा एप्लीकेशन हमने देखा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स सिल्वर नाइट्रेट और SN1। कहने का मतलब SN1 अभिक्रियाओं के लिए एल्काइल हैलाइड्स की क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा वो भी इंडक्टिव इफेक्ट से डिटरमाइन किया जा सकता है। दो एप्लीकेशन होने के बाद मैं आपको सीधे ले चलता हूं तीसरे नंबर के एप्लीकेशन की तरफ। तो थर्ड एप्लीकेशन, मैं नंबर हटा देता हूं, मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन नंबर थर्ड है। क्या है? एप्लीकेशन का नाम है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। क्या इसे भी इंडक्टिव इफेक्ट से डिटरमाइन किया जा सकता है? यही हमें देखना है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ROH इन्हें कहा जाता है एल्कोहल। ओके, एल्कोहल्स के बारे में आप जानते होंगे, आगे चैप्टर में भी आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ोगे। तीन तरह के एल्कोहल नेचर में देखे जाते हैं। एक प्राइमरी, हिंदी में प्राथमिक कहा जाता है 1 डिग्री। दूसरा सेकेंडरी, द्वितीयक, हिंदी में 2 डिग्री। तीसरा टर्शियरी, तृतीयक, हिंदी में 3 डिग्री भी बोला जाता है। हाँ, डिग्री कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं बच्चों? जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल वाले OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री चेक कर लो, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल सेम पैटर्न वही है जो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड्स में सीखा था। एल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बिल्कुल सेम वैसे ही एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री चेक कर लो, प्राइमरी है बिल्कुल। हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन अटैच है, ये सेकेंडरी हो गया एल्कोहल। इसी तरह ये हो जाएगा टर्शियरी एल्कोहल। शुरुआत में ही इस बात को पकड़ लीजिए कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, देखो 3 डिग्री में एल्काइल, 3 एल्काइल का प्लस आई इफेक्ट, 2 डिग्री में 2 एल्काइल का प्लस आई, 1 डिग्री में 1 एल्काइल का प्लस आई। आप सोच के देखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में हम पोलरिटी की बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, बॉन्ड में पोलरिटी है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, लेकिन 3 एल्काइल का प्लस आर इस बॉन्ड की पोलरिटी को और बढ़ाएगा, बॉन्ड को वीक कर देगा। मैं कहता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसमें होगी? 3 डिग्री है एल्कोहल में। कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह यहां थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा 1 डिग्री में। कौन सा बॉन्ड? कार्बन ऑक्सीजन। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे आप खुद सोच के देखो। एल्कोहल की 2 तरह की रिएक्शंस आप लोगों को मैं यहां सिखाने वाला हूं, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस हैं उनके लिए 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि 3 एल्काइल का प्लस आई बॉन्ड के अंदर पोलरिटी को इंक्रीज कर चुका है, चार्ज सेपरेशन को बढ़ा चुका है, बॉन्ड को वीक कर चुका है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर चुका है। तो इसको और ढंग से समझते हैं। पहले हमने तीनों तरह के एल्कोहल से सीख लिए, अब मैं आपको बताता हूं कि एल्कोहल्स में
दो तरह की रिएक्शंस नॉर्मली देखी जाती है बच्चों। एक रिएक्शन देखी जाती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, बंद विदलन, ये वाली रिएक्शन। एक रिएक्शन देखी जाती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, बंद विदलन। बहुत आराम से आप समझते हुए चलेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दो कैटेगरी बना दी, देखो ना, एक तो ये CO बॉन्ड है और एक ये OH बॉन्ड है। दो तरह की रिएक्शंस आप नॉर्मली अल्कोहल में देखोगे, और अल्कोहल का चैप्टर हमारे सिलेबस में है। 12th में NCERT में हमारे सिलेबस में अल्कोहल है, ईथर है, फिनॉल है। तो अल्कोहल वाले चैप्टर में ये वापस से आएगा, लेकिन तब मैं ज्यादा डिटेल में चलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको GOC में ही सिखा रहा हूं रिएक्टिविटी का सीक्वेंस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए दो तरह की रिएक्शंस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से टूट के होने वाली रिएक्शन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के होने वाली रिएक्शन। बच्चों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की बात करें अगर हम, तो आप खुद सोच के देखो, अगर अल्कोहल ऐसी अभिक्रिया की तरफ इन्वॉल्व होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ही तो रहने वाले हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। चलिए, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रहने वाले हैं तो कुछ हमें ये स्पीशीज मिलेगी। मेरा फोकस ये है कि मैं हाइड्रोक्साइड की तरफ फोकस नहीं करने क्यों कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रिमेनिंग पोर्शन जो इधर कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला है क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। तो कहने का मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें अल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, उन रिएक्शंस में रिएक्टिविटी, अलग अलग अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी की बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की, तो वो किस पे निर्भर करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, इस बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी पर। अरे बच्चों, जब ये कैटायन स्टेबल बनेगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और अगर ये कैटायन लेस स्टेबल बनेगा तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के रिएक्शंस के लिए आप खुद सोच के देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीन तरह के अल्कोहल्स नॉर्मली आप देखोगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के बाद मोर स्टेबल कैटायन बनेगा। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, मतलब रिएक्टिविटी की यदि मैं बात करूं तो ऑर्डर क्या आएगा, 3 2 1। दोनों ही कंसेप्ट काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से? एक कॉन्सेप्ट है चार्ज सेपरेशन वाला, जो आपको बताया, बॉन्ड वीक हो रहा है 3 डिग्री में, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक है। दूसरा कंसेप्ट काम कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, और स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन ये किस पे निर्भर करेगी, कैटायन की का स्थायित्व किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इस पर प्लस आई ग्रुप अटैच होंगे, और वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज वाली अभिक्रियाओं के लिए अल्कोहल्स की क्रियाशीलता का जो क्रम आता है, सीक्वेंस आता है, वो आता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। तो ये मैंने आपको क्या बताया है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया है। और हम क्या एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। CO बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस के लिए मैंने आपको ऑर्डर बता दिया। अब मैं बात करता हूं OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस के लिए। तो बच्चों जरा ध्यान देना, जरा एक बार आप ध्यान देना। अरे भाई, OH बॉन्ड क्लीवेज होने का मतलब क्या हो गया? OH बॉन्ड क्लीवेज होने का मतलब है ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेके जाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा, आप देखोगे ऑक्सी एनायन बन के आएगा। तो अब आप बात क्लियर है कि इस तरह की रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूट रहा है कि रिएक्टिविटी किस पे निर्भर करेगी, इस एनायन की स्टेबिलिटी पर। बच्चों कैटायन को प्लस आई स्टेबल करता है, लेकिन एनायन को प्लस आई डिस्टेबल करता है, लेस स्टेबल बना देता है, स्थायित्व को घटा देता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। तो वो आप देखो ना, 3 डिग्री में ज्यादा प्लस आई है, ऑक्सीजन का एनायन सबसे लेस स्टेबल, 2 डिग्री में उससे ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन का है। तो OH बॉन्ड क्लीवेज किसमें सबसे ज्यादा आसानी से होगा बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री में उससे कम,
3 डिग्री में सबसे कम। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल्स। कौन सी वाली? OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शंस जिनमें OH बॉन्ड टूटता है। बच्चों एल्कोहल्स में नॉर्मली आप दो ही तरह की रिएक्शंस पढ़ोगे मैक्सिमम, CO बॉन्ड क्लीवेज वाली, OH बॉन्ड। मैंने आप लोगों को दोनों की एक बार इंट्रोडक्शन परिचय दे दिया, लेकिन दोनों की रिएक्टिविटी में बिल्कुल उल्टा सीक्वेंस है। वहां 3 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव है एल्कोहल CO बॉन्ड क्लीवेज के लिए, यहां पे 1 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव है। मैं बात करता हूं आप लोगों से पहले तो इस तरह की रिएक्शंस के एग्जाम्पल की। इसमें एक पेटेंट एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हिंदी में बोलते हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में भी CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। मैं आपको सिखाऊंगा आगे एल्कोहल वाले चैप्टर में, और उस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर यही आएगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट डाला जाता है एल्कोहल पर, और इस रिएक्शन में भी CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। इवन 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के लिए मोस्ट रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिविटी शो करता है। और ये टेस्ट एल्कोहलों को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहलों को डिफरेंशिएट करने यानी विभेद करने के काम में लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसका रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट है जो सवाल बनता है। पर ये सारी चीज हम कहां पढ़ेंगे? एल्कोहल वाले चैप्टर 12th में। हमारे एल्कोहल वाला चैप्टर पूरा का पूरा सिलेबस में है, CUET के एग्जाम में उसी सिलेबस को दिया हुआ है, हमें उसी को फॉलो करते हुए चलना है कॉम्पिटिटिव अप्रोच बना के। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रख लेना कि ऑर्डर क्या चलेगा, ताकि जब मैं ये आप लोगों को एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाऊं तो ये समझने में आपको दिक्कत ना हो। इसी वजह से आपको बेसिक ऑर्गेनिक सिखाया जा रहा है। OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस में एक आप देखोगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। और बच्चों एसिडिटी क्या होती है ये आप अभी इसी लेक्चर में आगे देखने वाले हो। तो एल्कोहल्स की एसिडिटी मैं आप लोगों को एल्कोहल वाले चैप्टर में भी बताऊंगा, आप इस इंडक्टिव इफेक्ट में भी अभी एप्लीकेशन में देखोगे। हाँ, क्या ऑर्डर चलेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? प्रोटोन लूज करना, और प्रोटोन ही तो लूज कर रहा है एल्कोहल अपनी। किसमें सबसे ज्यादा आसानी से होगी? 1 डिग्री। OH बॉन्ड क्लीवेज किसमें सबसे ज्यादा आसानी से होगा? 1 डिग्री। ठीक है। बी सेकंड नंबर पे देखते हैं। हाँ, बी कौन सी रिएक्शन देखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन। हिंदी में एस्टरीकरण बोला जाता है। एस्टरीफिकेशन। तो स्टूडेंट्स दो तरह की OH बॉन्ड क्लीवेज की दो मेन रिएक्शंस और भी होंगी एल्कोहल वाले चैप्टर में, तो हम उसे भी हम देख लेंगे। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप लोग ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो दैट दो रिएक्शंस एल्कोहल की और दोनों इंडक्टिव इफेक्ट से दोनों की रिएक्टिविटी डिसाइड की जा रही है। तो आई थिंक ये वाला एप्लीकेशन आपको बेटर समझ में आ गया होगा। और अब आपको लेके चलते हैं इसके बाद, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये मैं आपको एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा, तो इस वक्त मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा, केवल रिएक्टिविटी को मैंने आपको शेयर किया है। और अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट एप्लीकेशन, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स। हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनाइल्स की क्रियाशीलता। कार्बोनाइल्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। दो कैटेगरी इनकी बनाते हैं, एक एल्डिहाइड
इसमें कार्बोनाइल पर एक हाइड्रोजन रहता है, दूसरा कीटोन। इसमें कार्बोनाइल से दोनों तरफ एल्काइल जुड़े रहते हैं। तो बच्चों दो तरह के कार्बोनाइल्स आप देखते हो नेचर में, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। अब कार्बोनाइल्स की रिएक्टिविटी को कैसे प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करता है, ये मैं आप लोगों से यहां पर शेयर करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल रिएक्शन कौन सी देता है। जैसे अभी अल्कोहल की क्रियाशीलता देखी, वहां दो तरह की रिएक्शन, CO बॉन्ड क्लीवेज वाली या OH बॉन्ड क्लीवेज। कार्बोनाइल्स में कौन सी रिएक्शन देखी जाती है? कार्बोनाइल गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहली स्टेटमेंट में लिख दूं, हाँ, कार्बोनाइल गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग कार्बोनाइल्स की क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी को कैसे इंडक्टिव इफेक्ट को काम में लेते हुए हम कंपेयर करेंगे, वो हम यहां निकाल लेंगे। सवाल एग्जाम में बनता है और ये चैप्टर बिलोंग करता है कार्बोनाइल से, और कार्बोनाइल, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों मिलाकर एक चैप्टर एनसीईआरटी 12th की किताब में बाकायदा ऑर्गेनिक में दिया हुआ है। हमें वहां पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं आपके सामने जो भी चीज लेके चल रहा हूं, मान के चलो वो आपके 12th के चैप्टर में है, उससे बाहर कुछ नहीं है। कहने का मतलब CUET का लाइन टू लाइन सिलेबस चल रहा है, कोई इर्द गिर्द कुछ नहीं, एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं, इतना ही टाइम है जो सफिशिएंट बेटर है वो लेके चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं। CUET का सवाल निकालना है, ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। आप अगर माइंड में ये चीज सोचो कि नहीं GOC का इसका क्या स्कोप है, डायरेक्ट चैप्टर पढ़ लें, तो बच्चों केवल आप फिर याद करोगे, कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आएगा। और एग्जाम में अगर कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गया जो आता है GOC से, तो वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, वो नेगेटिव होगा फिर। इसीलिए आप इसे बहुत अच्छे से सीख के चलें। ये मैंने लिख दिया कार्बोनाइल्स, और जब इसके ऊपर डाला जाता है कोई नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्या करता है बच्चों? देखो, कार्बोनाइल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वीक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट किया। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कौन अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक होते ही sp2 कार्बन कन्वर्ट हो गया sp3 टेट्राहेड्रल में। ये वाला स्टेप इस अभिक्रिया का, इस रिएक्शन का स्लो RDS स्टेप है। आफ्टर द अटैक नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सी एनायन इलेक्ट्रोफाइल पर अप्रोच करता है और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। अब बस हमें यह ध्यान रखना है कि रिएक्शन में E+ क्या है और Nu- क्या है। जैसे बच्चों आप लोगों ने एक पेटेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अब सिखा देते हैं। वो क्या? कार्बोनाइल्स पर हाइड्रोजन साइनाइड का योग या एडिशन। हाइड्रोजन साइनाइड में H+, Cn-, दो हिस्से हैं, बिल्कुल सही बात। पहले कौन अटैक करेगा? Cn- अटैक। साइनाइड माइनस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। आपको याद है कि शुरुआत के GOC के पहले वीडियो में आप लोगों को टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बता चुका हूं, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल सिखा चुका हूं। वो इसीलिए सिखाए थे कि कल को कोई रिएक्शन में आपको क्या न्यूक्लियोफाइल है, क्या इलेक्ट्रोफाइल है, पहले से पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक में पढ़नी ही रिएक्शन से बच्चों, आपको ध्यान होना चाहिए। साइनाइड का अटैक हुआ, चलिए पहला स्टेप यही था। तो ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि साइनाइड का अटैक हुआ और लास्ट स्टेप में H+ भी जुड़ गया और ये बन गया सायनोहाइड्रीन। क्या बन गया? सायनोहाइड्रीन। सायनोहाइड्रीन बन गया।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों HCN का एडिशन कार्बोनाइल्स पे, इससे साइनोहाइड्रीन बन के आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कार्बोनाइल वाले चैप्टर में मैं फिर सिखाऊंगा। इस वक्त हमको क्या सीखना है, हमें रिएक्टिविटी चेक करनी है। अभी मैंने कार्बोनाइल्स की ये दोनों वैलेंसी नहीं लगाई है, मैंने कोई कार्बोनाइल का मेंबर लिया ही नहीं है, मैंने केवल एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखा कि कार्बोनाइल किसी भी तरह का हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसमें क्या होता है वो आपने सीख लिया। अब बारी आती है कि इस रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, वो डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड ले रहे हैं या कीटोन ले रहे हैं। मैं कहता हूं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वन इज इलेक्ट्रॉनिक, बाकायदा एनसीईआरटी में इसी तरह से समझाया हुआ है बच्चों, वन इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, अनदर इज द स्टीयरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनीय कारक और स्टीयरिक को हम बोलेंगे त्रिविमीय कारक, रिपल्शन वाला। बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। स्टीयरिक फैक्टर में आएगा रिपल्शन फैक्टर, मतलब रिपल्शन को बोलते हैं हम हिंदी में प्रतिकर्षण, हाँ, आपस में रिपेल करना, टकराना, हाँ, रिपल्शन फैक्टर। दोनों फैक्टर काम करेंगे, कैसे इसे समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बच्चों। ये मैंने कार्बोनाइल लिख दिया, मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाए, यहां कोई X हो सकता है कोई Y हो सकता है, और केमिस्ट्री कहती है कि कार्बोनाइल में ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलेगी क्या, जरा देखना, और इसी पर जाकर के कोई न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अटैक करता है। अब आप खुद सोच के देखो कि इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो दो ग्रुप अटैच हैं, दो एटम या एलिमेंट अटैच हैं, वो कुछ इफेक्ट या प्रभाव डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। इनका प्लस आई इस कैटायन को, धनायन को स्थायित्व देगा, स्टेबिलिटी देगा। स्टेबिलिटी देगा तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी घटेगी, बिल्कुल घटेगी। क्यों ऐसा? इसलिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव जितना ज्यादा, नेगेटिव से अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा। ये पॉजिटिव जितना कम, इसका मैग्नीट्यूड बोल दो आप, जितना कम उतना ही अट्रैक्शन कम। तो केमिस्ट्री ये कह रही है कि इस पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड अटैक को निर्धारित करेगा, रिएक्टिविटी को डिसाइड करेगा, और वो इन दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ साइज फैक्टर पे भी, स्टीयरिक फैक्टर से मतलब साइज फैक्टर, साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। इन दोनों ग्रुप्स की साइज ज्यादा तो आने वाले नाभिक स्नेही को रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? साइज बड़ा होगा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन फील करेगा, रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो बच्चों, दोनों फैक्टर्स को अगर आप लेके चलो, कीटोन के अंदर ये दोनों फैक्टर डोमिनेंट रहते हैं, प्रभावी रहते हैं, जबकि एल्डिहाइड में ये प्रभावी नहीं रहते। समझो, मैं लेता हूं एग्जांपल, मैंने लिया एल्डिहाइड और मैंने लिया कीटोन। एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन है, जबकि कीटोन में दोनों के दोनों एल्काइल। सही बात है, इधर एक एल्काइल इधर एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं गिना जाता, जबकि एल्काइल का तो स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट काम करता है। यहां केवल एक एल्काइल का प्लस आई, यहां दो दो एल्काइल का प्लस आई।
साथ ही साथ दो एल्काइल, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एल्काइल, किसका साइज बड़ा होता है? एल्काइल। एल्काइल क्या है? कार्बन का ग्रुप है। हाइड्रोजन सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एटम होता है, तो साइज किसका बड़ा? इसका बड़ा। साइज फैक्टर के हिसाब से भी ये लेस रिएक्टिव, और प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से भी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां कम, ये लेस रिएक्टिव। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ओवरऑल एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन। केमिस्ट्री को देखो, आपको खुद को समझ में आएगी, ये वाली चीज आप लेके चलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कंसेप्ट को लेके चलोगे, साथ ही साथ कुछ केसेस में हमें स्टीयरिक फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है। ये दोनों चीजें जब आप लेके चलोगे तो आपको क्लियरिटी आने लगेगी। तो अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई, ओवरऑल एल्डिहाइड्स की क्रियाशीलता ज्यादा होगी कीटोनों से, और रिएक्शन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराओ, कोई और न्यूक्लियोफाइल डाल दो, अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन पढ़ेंगे हम कार्बोनाइल चैप्टर में, हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे, एल्डोल, कोई सी भी रिएक्शन ले लो आप, कार्बोनाइल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यही होती है, कोई सी भी रिएक्शन ले लो, सभी इस तरह की रिएक्शंस के लिए एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोनों से ज्यादा। अब यदि हम इनके मेंबर में चले तो बच्चों ये वाला ऑर्डर आपको फॉलो करना है। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एसीटल्डिहाइड उससे कम, और प्रोपेनेल उससे भी कम। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रोपेनेल वाला ऑर्डर 12th के चैप्टर में। सुनना मेरी बात, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, प्रोपेनेल, और उसके बाद में ले लूं बेंजल्डिहाइड को। पहले मैंने एल्डिहाइड के सदस्य लिख दिए सारे के सारे मेंबर्स। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कौन सी रिएक्शन के लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चाहे आप हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराओ, चाहे आप अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन कराओ, आप कोई और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराओ, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन डालो, ऑर्डर आपके सामने। सुनो, इसके अलावा ढेर सारी नेम्ड रिएक्शंस, हालांकि 12th लेवल पे आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है इतनी ज्यादा, और जैसा कि सीयूईटी 12th लेवल के सिलेबस को फॉलो करेगा, तो अकॉर्डिंगली जितनी रिएक्शंस एनसीईआरटी में है हमें केवल उन्हीं को लेके चलना है, हम उसके अलावा और रिएक्शंस नहीं देखेंगे, वरना ढेर सारी रिएक्शन। एल्डोल कैनिजारो तो है ही है जो कि एनसीईआरटी में है, पर्किन, नोवेल जेल, बेंजोइन, क्लेजन, रिफॉर्मेट्स की ढेर सारी रिएक्शंस आप आगे की क्लासेस में पढ़ो, वो सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, मेंबर्स लेके चल रहे थे। देखो एल्डिहाइड्स में जैसे ही हम एसिटल्डिहाइड पे गए, फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन्स थे, एसिटल्डिहाइड में एक मिथाइल आ गया, मिथाइल का क्या लगा? प्लस आई। प्रोपेनेल के अंदर इथाइल का प्लस आई और ज्यादा, आप जानते हो, आपने प्लस आई का ऑर्डर सीखा है शुरुआत में ही, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने बताया, CH3 से ज्यादा प्लस आई इथाइल का लगता है। प्लस आई बढ़ेगा, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड घटेगा, रिएक्टिविटी घटेगी। एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल की रिएक्टिविटी प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनेल से ज्यादा होती है, और बेंजल्डिहाइड की उससे कम। क्यों? क्योंकि बेंजल्डिहाइड में फिनाइल रिंग का रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है। अब रेजोनेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जब मैं आपको रेजोनेंस सिखा दूंगा आप ये भी सीख जाओगे कि रेजोनेंस ज्यादा प्रभावी होता है, मोर डोमिनेंट होता है प्रेरणिक यानी इंडक्टिव इफेक्ट से। तो तब आपको ये ऑर्डर भी समझ में आ जाए। तो देखिए, बातचीत कर रहे हैं एल्डिहाइड्स के मेंबर की, ऑर्डर आपके सामने है। अब एल्डिहाइड के बाद अगर मैं कीटोन पे चलूं तो उनका नंबर इनके बाद आएगा। बेंजल्डिहाइड से भी कम रिएक्टिव होता है एसीटोन। हाँ, नोमेनक्लेचर हम शुरू में ही सीख चुके हैं, इसलिए मेंबर्स के नाम आपको पूरे तैयार है। एसीटोफिनॉन उससे कम, पीएच मतलब बेंजीन रिंग बच्चों, और बेंजोफिनॉन सबसे कम। ये एक ऑर्डर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, सवाल आएगा इस ऑर्डर से। सुन लो मेरी बात, सुनो। एल्कोहल्स की क्रियाशीलता
वो किसी भी रिएक्शन पे जा सकता है, ऑर्डर पूछेगा आपसे, समझ जाना क्या रहने वाला। कार्बोनाइल्स की रिएक्टिविटी वो आपसे हाइड्रोजन साइनाइड देके पूछ सकता है, वो आपसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाम देके पूछ सकता है, वो कोई और रिएजेंट डाल के, काम यही होने वाला है क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यही होती है। ऑर्डर ये आपके सामने है, क्यों का आंसर भी आपको पता है, और मैं कहता हूं फैक्ट्स के साथ साथ हमें क्यों, व्हाई यानी कि कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए। कीटोन्स में आप चलोगे, डबल एल्काइल, स्टीयरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दोनों काम कर रहे हैं। जैसे जैसे पीएच बढ़ाओगे साइज बढ़ेगा, रेजोनेंस बढ़ेगा, रिएक्टिविटी घटती जाएगी। आई थिंक इट इज क्वाइट बेटर, ये अपने आप में सफिशिएंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रेजोनेंस में आपको, रेजोनेंस वाला टॉपिक अगला होगा, उस वीडियो में आपको मैं सिखा दूंगा। ये बातचीत थी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स की, और मैंने जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बोला ही था कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट 4 से 5 सवाल देगा कम से कम, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, इसलिए ढंग से सीख के चलना। तो चौथा एप्लीकेशन हो गया, अब चलते हैं 5वें एप्लीकेशन की तरफ। 5वां एप्लीकेशन, नंबर नहीं दे रहा हूं मैं, सीधा लिखता हूं एसिडिटी ऑफ कंपाउंड। एसिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लीयता। एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स, प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट को यूज में लेते हुए कैसे कंपाउंड्स की एसिडिटी को निकाला जाता है, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिडिटी क्या होती है। तो बच्चों आपने एक साधारण भाषा में सुना होगा कि भाई जो खट्टे पदार्थ होते हैं नॉर्मली वो पहले एसिड हुआ करते थे, सॉर कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एसिड। लेकिन हमें पता है हम एक एक एसिड को तो टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एसिड तो डेंजरस होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। तो बच्चों एसिड की थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो डेफिनेशन होती है, हमें दो डेफिनेशन ध्यान रखनी होती है एसिडिटी की। वो क्या है? पहली, एसिड्स वो होते हैं जो टेंडेंसी रखते हैं डोनेट करने की प्रोटोन को। क्या बच्चों? टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन। प्रोटोन मतलब H+। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो H+ देने की क्षमता रखते हैं, H+ देते हैं, हाँ, सॉल्वेंट के अंदर। क्या होते हैं? एसिड। दूसरी लैंग्वेज क्या कहती है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको एक इक्वेशन से सिखाता हूं। मतलब एसिडिटी की जो दोनों मैंने लैंग्वेज लिखी है वो मैं आपको एक इक्वेशन से बताता हूं। बच्चों एक साधारण भाषा में आप ये पढ़ते हो, ऐसे कंपाउंड जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो OH- देते हैं हाइड्रोक्साइड वो बेस होते हैं, अम्ल क्षार। यही तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अब H+ देने का क्या मतलब है वो सीखें। मान लो कोई एसिडिक कंपाउंड AH है, A फॉर एसिड, अम्ल, उसके पास एक प्रोटोन है H एसिडिक, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो एसिडिटी की इक्वेशन क्या कहती है? एसिडिटी की इक्वेशन ये कहती है, एसिडिटी की इक्वेशन ये कहती है कि एसिड अपनी प्रोटोन किसे देगा? वाटर के ऑक्सीजन को देगा। मतलब वाटर में एसिड अपने प्रोटोन डोनेट कर देगा, और जैसे ही H+ जाएगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे? एसिड के एनायन, मतलब एसिड के ऊपर, खुद के ऊपर आ जाएंगे, जो भी एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ?
ये चीज इक्वेशन ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगी। क्या ये इक्वेशन आप समझ पा रहे हो एसिडिटी की? कोई भी एसिड जिसको हम एसिड बोल रहे हैं उसको आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। नॉर्मली सॉल्वेंट क्या लेते हैं विलायक? जल, वाटर, एक्वस। वाटर में डिसॉल्व किया। कोई भी एसिड H+ देता है, H+ देगा तो वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा? वाटर एक्सेप्ट करेगा। उसने बना लिया H3O+, और एसिड खुद किस में कन्वर्ट हो गया? A-। इसे बोला जाता है एसिड एनायन, जिसको ब्रॉन्स्टेड नाम के केमिस्ट ने ब्रॉन्स्टेड बेस कहा था। एसिड अपनी H+ लूज करने के बाद जो A- बनता है उसे ब्रॉन्स्टेड बेस कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी जो मैं सिखाना चाह रहा था यहां पर, कि एसिडिटी का मीनिंग क्या है? जो H+ दे। अब इसका दूसरा मीनिंग, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बच्चों जब इस एसिड ने, ये एसिड ही तो था, H+ लूज की तो इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? तो हम इसे क्या कहते हैं? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसने H+ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, इसी को हम कह रहे हैं एसिडिटी की दूसरी डेफिनेशन। तो चाहे H+ दे चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, दोनों काम एक साथ ही होगा। H+ देगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। ठीक है। इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, जनरली ये सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, अब इस इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट जो दिया जाता है के, उसे Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अम्ल वियोजन स्थिरांक। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्सपेरिमेंटली हमें किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एसिड की एसिडिटी को बताएगा। अब एक बात बताइए, हम क्या चीज मेजर करना चाह रहे हैं? हम क्या चीज डिटरमाइन करना चाह रहे हैं? हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। भाई कोई भी, मान लो 2 से 3 तरह के अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तीनों चारों एसिड है। हम ये चाहते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन मॉडरेटिवली एसिड है, कौन एवरेज है और कौन वीक है। मतलब हम आपस में एसिडिटी को, अम्लीयता को कंपेयर करना चाह रहे हैं बस। और उसमें हमारी मदद कौन करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट करेगा किसी भी ग्रुप। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट से हम अम्लीयता को, एसिडिटी को डिटरमाइन करेंगे वो यहां देख लेते हैं। ऐसे एसिड्स जिन पर रेजोनेंस वर्क करेगा वो यहां नहीं देखेंगे, उसको रेजोनेंस में देख लेंगे। अब एसिड हमारे सिलेबस में है कि नहीं है? सीयूईटी में पूरे सिलेबस में। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, ये दोनों हमारे चैप्टर पूरे के पूरे सिलेबस में। उनकी एसिडिटी उनकी प्रॉपर्टी में आती है, वो जीओसी में सीख लो। एसिडिटी का मीनिंग समझ में आ गया? प्रोटॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। इस इक्वेशन के लिए जो रेट कांस्टेंट के है वो एक्सपेरिमेंटली एसिडिटी को डिटरमाइन करता है। बच्चों के ए रेट कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हो, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वाटर सॉल्वेंट है इसलिए उसकी कंसंट्रेशन को हम नहीं लेते हैं। के ए रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। के की वैल्यू यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब ये इक्वेशन, ये इक्विलिब्रियम, ये साम्य फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा प्रोडक्ट की तरफ। इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो के की वैल्यू ज्यादा होगी। और बच्चों इस डायरेक्शन में जाने का मतलब H+ लूज करना। जो कंपाउंड जितनी ज्यादा H+ देगा वो उतना ही अच्छा एसिड। H+ ज्यादा देगा तो इक्वेशन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी तो H3O की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो Ka की वैल्यू बढ़ेगी। Ka की वैल्यू बढ़ना मतलब एसिडिटी का
भी बढ़ना। तो एक मीनिंग समझ में आ गया दैट एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसी भी एसिड की। एक्सपेरिमेंट ये सीख लो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में शुरुआत में ही के और पीके दोनों बता रखा है एनसीईआरटी के चैप्टर में, वहां फिर जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से सीखने की। क्लियर है ये बात? आई थिंक क्लियर होगी। के ए की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 9, इतनी ज्यादा वैल्यू को कम करने के लिए के का क्या ले लेते हैं, माइनस लॉगरिथम, एंड दैट इज कॉल्ड pKa। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो आप एसिडिटी को सीक्वेंस में सीखते चलो। एसिडिटी का मतलब है प्रोटोन देना, किसी भी कंपाउंड की प्रोटोन देने की टेंडेंसी। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड H+ आसानी से देते हैं। आपने कौन से एसिड पढ़े नेचर में? HCl पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ा है, H2SO4 पढ़ा है, हाँ, HNO3, ये सब जबरदस्त पावरफुल एसिड है। तो पावरफुल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है? प्रबल अम्ल का H+ देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। फटाफट से वाटर में जैसे डिसॉल्व करोगे H+ डोनेट करता है, H3O एसिड है ना। के की वैल्यू बहुत ज्यादा, के की वैल्यू ज्यादा आना मतलब एसिडिटी ज्यादा है। पर अगर उसको हम लॉगरिथम माइनस में लेंगे तो माइनस में वो वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, तो pKa की वैल्यू कम आएगी। आपको ये समझना पड़ेगा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। के की वैल्यू ज्यादा मतलब माइनस लॉगरिथम ऑफ के, माइनस में चला गया मतलब वैल्यू कम आ गई किसकी? पीके। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन आया वो क्या आया? एसिडिटी जो H+ की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ये सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल एसिडिटी बता दी है, प्रायोगिक तौर पर ऐसे ही निकाला जाता है। इसका बच्चों एक स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है, लोअर द वैल्यू ऑफ pKa कॉमा हायर द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में साथ में बोलता हुआ चल रहा हूं, pKa की वैल्यू जितनी कम, एसिडिटी उस कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा। अब आज के टाइम पे pKa वैल्यू निकाली जाती है, वो कैसे? वो इससे K का माइनस लॉगरिथम ले लेते हैं। अब K किससे निकाला जाता है? वो इस इक्वेशन से निकाला जाता है। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मतलब अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, के की वैल्यू बढ़ेगी, माइनस लॉगरिथम में कम आएगी। पीके की वैल्यू कम आना मतलब के की ज्यादा थी, एसिडिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? आपको केवल क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? ये रिलेशनशिप, पीके एसिडिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पीके की वैल्यू कम, एसिडिटी ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, व्युत्क्रमानुपाती। पीके की वैल्यू ज्यादा, एसिडिटी कम आएगी कंपाउंड। कल को मान लो आपके कंपटीशन में सवाल आ गया सीयूईटी में कि भाई आपके सामने 4 कंपाउंड रख दिए और बगल में उनकी पीके वैल्यू अरेंज कर दी, लिख दी, और अब आपसे पूछा गया कि भाई इन चारों कंपाउंड की एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। आपको ये रिलेशनशिप पता है, आप तुरंत बता दोगे। पीके वैल्यू चेक कर लेना, लोअर पीके वैल्यू हायर एसिड, हायर पीके लोअर वीकर एसिड। एक तो एक्सपेरिमेंटल डेटा, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट से समझना है, वो कैसे लेके चलेंगे? तो सुनो, इस इक्वेशन को एक बार दोबारा ऑब्जर्व करो, इस इक्वेशन को एक बार दोबारा ऑब्जर्व करो, आप खुद सोच के देखो। एक अच्छा एसिड, एक प्रबल अम्ल, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वो है जो H+ बहुत आसानी से देगा वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में। H+ बहुत आसानी से देने का क्या मतलब है?
H प्लस देने के बाद क्या बन रहा है? एसिड एनायन बन रहा है। अब इस एसिड एनायन पे फोकस करो। कोई भी एसिडिक कंपाउंड H प्लस तब देगा जब ये बॉन्ड वीक होगा, AH बॉन्ड। ये बॉन्ड वीक कब होगा? मेरे कहने का मतलब जब एसिड एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वापस से समझो, एसिडिटी का क्या मतलब है? H प्लस देना। H प्लस देने का मतलब ये बॉन्ड टूटना है, AH बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे? एनायन पे। अगर ये एनायन स्टेबल है तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप कुछ सोच के देखो। प्रोटॉन मतलब यहां पर प्रोटॉन आसानी से जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल। बॉन्ड टूटने की तरफ मत जाइए, आप तो सीधे सीधे इसको ऐसे समझिए कि अगर एसिड एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है that acidity is directly proportional to the stability of acidity is directly proportional to the stability of acid anion. Acidity is directly proportional to stability of acid anion. और बच्चों वो ये रहा, H प्लस लूज करने के बाद जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी, और एनायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। थ्योरेटिकल अभी समझ आएगा, एग्जांपल भी लेंगे। कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले। और वो कौन होते हैं? माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। जिनका माइनस आई होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कहलाते हैं। शॉर्ट में EWG कहते हैं। हाँ, और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती होगी कि नहीं होगी? चेक करते हैं। अरे भाई, एसिड एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, उसके कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। मतलब इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, ये उतनी आसानी से प्रोटॉन लूज करेगा, इसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। स्ट्रॉन्ग एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी अच्छी होती है, वीक एसिड के एसिड एनायन की स्टेबिलिटी कम होती है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया समझ में? पहले प्रैक्टिकल आपने एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट को सीख लिया, कल को ऐसा सवाल आ जाए तो वो अटेम्प्ट कर देंगे। अब थ्योरेटिकल सीख रहे हैं कि कैसे डिटरमाइन करेंगे, एसिड एनायन की स्टेबिलिटी से डिटरमाइन होगा, और ये माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने माइनस आई ग्रुप होंगे, जितना पावरफुल विड्रॉइंग माइनस आई होगा किसी ग्रुप का, एसिडिटी उस कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा। प्लस आई एसिड एनायन की स्टेबिलिटी को कम करता है, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो। कार्बोनाइन और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई थी, उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलो। ऑर्डर समझ में आया? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं आपको लेके चलता हूं एग्जाम्पल्स की तरफ, जहां से एग्जाम में सवाल बनता है। मैं लेता हूं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की बात मैं करूं यदि, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक एसिड्स जो आप पढ़ते हो ना, HCl, HNO3, H2SO4, वो इनऑर्गेनिक एसिड है, वो ऑर्गेनिक के स्कोप में नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बस। ये क्या है?
सल्फोनिक अम्ल। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बस। और सल्फोनिक हमारे स्कोप में नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि इसके इतने ज्यादा कंपाउंड्स है ही नहीं नेचर में। जो हमारे काम की चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है। यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम का। मैंने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट लगाया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तो लिख के रख लो आप कि एसिडिटी का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का सवाल होगा, ऑर्गेनिक वाला। ये तय मानो एक सवाल आपका, समझ लो। इस एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन सीयूईटी का आपका आने वाला है, और वो लगभग मान के चलो 99% तक, क्योंकि 100% का कोई कमिटमेंट नहीं करेगा, इस पूरे वर्ल्ड में ही नहीं करेगा कोई भी, है ना। लेकिन 99% तक वो एग्जाम्पल आपके कॉपी में से, इस लेक्चर में से बैठेंगे। पहली बात तो ऑर्गेनिक एसिड्स ये दोनों है। इनऑर्गेनिक के मैंने एग्जाम्पल पहले भी बताए थे। जो भी एसिड में बोल रहा हूं वो H+ देने की टेंडेंसी रखता है, और H+ देने के बाद स्टेबल एसिड एनायन बनाता है। तो हमें सबसे पहले देखो, सल्फोनिक को हम नहीं ले रहे। सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक में सल्फोनिक की एसिडिटी ज्यादा होती है, उसका एसिड एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, उसका कम होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। मैं बात करता हूं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहली बात तो एसिड क्यों है? क्योंकि जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं H+ को लूज करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आते हैं, और कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है। एरो पर लिख दूं -H+, H+ को लूज किया वाटर में, ठीक है, क्या बना? कार्बोक्सिलेट एनायन। कार्बोक्सिलेट एनायन स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर रेजोनेंस ही है, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद रेजोनेंस ही है। मैं आपको बता रहा हूं, पहला एग्जांपल बेंजीन और दूसरा एग्जांपल कार्बोक्सिलेट एनायन होगा मेरा, क्योंकि पहला एग्जांपल तो वर्सटाइल एग्जांपल, यूनिवर्सल, जो सबसे पहले पेरेंट मेंबर देखा जाता है वो बेंजीन होता है रेजोनेंस। उसके बाद कार्बोक्सिलेट एनायन, डबल सिंगल चार्ज रेजोनेंस यानी अनुनाद। ये एनायन इसके साथ डीलोकलाइज है, विस्थानीकृत है, और इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हुई। ये जिसका हाइब्रिड, तो बच्चों ये हाइब्रिड आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये बेहतर होगा कि मैं आप लोगों को रेजोनेंस के वक्त बताऊं। पर मैंने आपको एक चीज तो सिखा दी कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं, ये एसिड क्यों है, ये अम्ल क्यों है? क्योंकि H+ देने के बाद जो कार्बोक्सिलेट एनायन, मतलब इनका एसिड एनायन बनता है, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। इज इट क्लियर? चलिए, सो दैट इज व्हाई दे आर एसिड। अब बात करें इनके मेंबर्स की, तो बच्चों एक ही बात शेयर करना चाहूंगा, एसिड एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा। एसिड एनायन की स्टेबिलिटी कम, एसिडिटी भी कम। और एसिड एनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? कौन सा जी ग्रुप अटैच है, इस तरफ कौन सा ग्रुप अटैच है, इस पे निर्भर कर। EWG यानी -I, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इंक्रीजेस द एसिडिटी। ऊपर वाला एरो किसके लिए होता है? बढ़ाने के लिए, इंक्रीजेस। +I
मतलब ERG मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन दाता, प्लस आई decreases the स्टेबिलिटी। तो बच्चों यहां भी मुझे टर्म चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि केवल एसिड एनायन को ले रखा है मैंने। माइनस आई ग्रुप एसिड एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, प्लस आई घटाएगा, एसिडिटी को भी कम कर देगा प्लस आई, और माइनस आई क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ा देगा। बस इतना सा कंसेप्ट सीखना था। फिर इतना सारा कॉन्सेप्ट क्यों लिया? अरे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का सवाल कैसे आएगा हमें थोड़ी पता है। कल को अगर पीके की टर्म पूछ लिया, पीके का ऑर्डर पूछ लिया, पीके वैल्यूज देके पूछ लिया, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे? अब पीके को समझने के लिए इतनी केमिस्ट्री सीखनी जरूरी थी, पीके को समझने के लिए केमिस्ट्री समझी, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए फिर ये केमिस्ट्री सीखी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से हमारा डायरेक्ट सवाल अटेम्प्ट होगा, और वो हम सीख रहे हैं। माइनस आई ग्रुप्स एसिडिटी बढ़ाते हैं, प्लस आई कम करते हैं। ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन में लिख दिया था, और जिसका मैंने आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया। अब मैं एग्जांपल लूं। पहला एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता जा रहा है, एसिडिटी भी घटती जाएगी। एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? 1 2 3। क्यों? क्योंकि फॉर्मिक में केवल हाइड्रोजन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं। एसिटिक में प्लस आई है, और प्रोपेनोइक में प्लस आई और ज्यादा। प्लस आई एसिडिटी को कम करेगा, सबसे ज्यादा एसिडिटी फॉर्मिक की, फिर एसिटिक की, उससे कम प्रोपेनोइक। मतलब ऑर्डर ये आएगा क्या? बिल्कुल ये आएगा। दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2। क्या? फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, और बच्चों आयोडो एसिटिक एसिड। अब क्या हो रहा है? बाकी सारी चीजें सेम चल रही है, केवल हैलोजन चेंज कर दिया। डिस्टेंस भी बराबर है, दूरी भी, है ना? केवल हैलोजन बदले हुए हैं। हैलोजन का क्या इफेक्ट लगता है? माइनस आई। माइनस आई किसका सबसे ज्यादा? फ्लोरो का। क्लोरो का उससे कम, ब्रोमो का उससे कम, आयोडो का सबसे कम। जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा, एसिडिटी उसकी ही ज्यादा। जिसका प्लस आई ज्यादा, एसिडिटी उसकी सबसे कम। जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा, एसिडिटी उसकी सबसे ज्यादा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना। फ्लोरो की सबसे ज्यादा, क्लोरो की उससे कम, ब्रोमो की सबसे उससे कम, और आयोडो की उससे भी। ये बातचीत हो गई है सेकंड एग्जांपल की। ये है एल्फा हेलो एसिड्स। हेल वोलार्ड जेलॉन्स की रिएक्शन आप पढ़ोगे, HVZ, हेल वोलार्ड जेलॉन्स की रिएक्शन से इन्हें बनाया जाता है। क्लोरो और ब्रोमो, मेनली ये दो एसिड इस अभिक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये मैं आपको वहां भी बताऊं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब क्या किया? अब जो है हैलोजन तो एक ही टाइप का लिया, लेकिन संख्या बढ़ा दी। देखो ना, इस वाले केस में 3 क्लोरीन ले लिए, इस वाले केस में 2 क्लोरीन ले लिए, और इस वाले केस में 1 क्लोरीन ले लिया। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस आई, जैसे जैसे इनमें सब में माइनस आई था, यहां भी माइनस आई चल रहा है,
लेकिन जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ेंगे, एटम्स बढ़ेंगे, माइनस आई इफेक्ट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो माइनस आई सबसे ज्यादा ट्राइक्लोरो में, डाइक्लोरो में उससे कम, मोनोक्लोरो में सबसे कम। इस हिसाब से एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा डिक्रीजिंग, 1 2 3। तो बच्चों ये मैंने जो भी ऑर्डर लिखे हैं ये सब एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर हैं, घटता हुआ क्रम इन्हें कहा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथे एग्जाम्पल में मैं एक आपके सामने ऑर्डर रख रहा हूं, एक ऑर्डर बता रहा हूं जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। उस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। और यदि ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड हम लें तो बताइए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ट्राईफ्लोरो की, क्योंकि CF3 का माइनस आई ज्यादा होता है CCl3 से। यू नो अबाउट दैट? यस। इसकी आगे मैं बढ़ूं तो जो नॉन कंपाउंड्स हैं उनकी डिक्रीजिंग एसिडिटी बता रहे हैं, Cl2 CH COH, Cl2 CH COH, हाँ, NO2 साइनाइड, NO2 साइनाइड, हाँ। इसके बाद यदि हम चलें आगे तो फ्लोरो क्लोरो, कहीं याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल ऑर्डर है बच्चों, पूरा का पूरा ऑर्डर ही कॉन्सेप्चुअल है। और आयोड, अब कैसे कॉन्सेप्चुअल है, अरे भाई CF3 में 3 फ्लोरीन है, CCl3 में 3 क्लोरीन है, फ्लोरीन का ज्यादा है माइनस आई, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी होगी। CCl3 में 3 क्लोरीन है और इसमें 2 क्लोरीन है, तो इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा होगी। और बच्चों 2 क्लोरीन होने की वजह से एक डीएनपी रूल काम करता है एसिडिटी में, नंबर इज मोर डोमिनेंट ओवर पावर। तो नंबर्स ज्यादा होने की वजह से इसकी एसिडिटी नाइट्रो, साइनो और इनसे ज्यादा आ रही है। आप देखो ना, इन सारे एसिड्स में एक एक ग्रुप अटैच है, जबकि इसमें 2 क्लोरीन है, इसीलिए इसकी एसिडिटी इन सबसे ज्यादा है। और अगर आप यहां चलो तो यहां पर एक एक ग्रुप है, नाइट्रो, साइनाइड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और ये जो ऑर्डर लिखा है ये इनकी माइनस आई की स्ट्रेंथ के हिसाब से है। नाइट्रो का माइनस आई सबसे ज्यादा, हाँ, साइनाइड का उससे कम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वो मैं आपसे अभी शेयर कर ही चुका हूं। सो मेरे हिसाब से ये एक ऑर्डर भी अपने आप में सफिशिएंट ऑर्डर है जो बहुत ही काम का है। एक और ऑर्डर याद रखना है आपको, वो क्या, एक्सप्लेनेशन आगे आएगा। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, और उसके बाद अदर और कार्बोक्सिलिक एसिड का डिक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी बेंजोइक से ज्यादा होती है और बेंजोइक की अदर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बेंजोइक जहां रेजोनेंस आप देखोगे वो, और साथ ही साथ ये sp2 कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, माइनस आई इफेक्ट काम करता है, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई। और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, लेकिन हमें इसे याद रखना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट के हम डीप में अब नहीं जा रहे हैं, ठीक बात। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको एसिडिटी में, वो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी शेयर कर रहा था, सल्फोनिक एसिड की सबसे ज्यादा होती है,
कार्बोक्सिलिक एसिड की उससे कम और फिनॉल की उससे कम और अल्कोहल की सबसे कम। ये एक और ऑर्डर, ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है। बस मेरे हिसाब से CUET लेवल का जितना भी एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो आप सीख चुके हो। फिर भी कोई रिमेनिंग पोर्शन होगा तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, और अभी की लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। आगे बेसिसिटी और डाइपोल मोमेंट वाला एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा और फिर रेजोनेंस शुरू करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।